अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द टू फेज़ मेथड। इसके ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे हम पढ़ लेते हैं। टू फेज़ सिंपलेक्स मेथड इज़ यूज्ड फॉर सॉल्विंग दोज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इन विच आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर यूज्ड। उन प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज़ करते हैं इसे जिनके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं। The first phase method determines feasibility provided it exists. The second phase searches for optimality. फर्स्ट फेज़ में हम फिजिबिलिटी देखते हैं और सेकंड में हम ऑप्टिमलिटी देखते हैं। ठीक है, ये तो थे पॉइंट्स फॉर एमसीक्यूज़ के हिसाब से। बाकी जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हम क्या करते हैं। सिंपली अगर मैं स्टेप्स बताऊं तो इसके ये होते हैं कि इसमें हम एम टेक्निक्स के अंदर जो हमने सीखा था सिलेक्ट वेरिएबल्स, सरप्लस वेरिएबल्स, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, वो हम कंस्टेंट्स के साइन देकर ऐड करते हैं, राइट। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का सम, और उस आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के सम की जो वैल्यूज़ निकाल के हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालते हैं तो वही वैल्यूज़ हम टेबल में लिखते हैं, और टेबल में वैल्यूज़ लिखने के बाद हम वही सिंपलेक्स मेथड यूज़ करते हैं। सिंपलेक्स मेथड को यूज़ करने के बाद अगर हमारा सॉल्यूशन ज़ीरो आ जाता है तो हम टू फेज़ मेथड पर जाते हैं। अगर हमारा सॉल्यूशन ज़ीरो नहीं आता तो हम वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। अब हम प्रॉब्लम करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। हमें प्रॉब्लम गिवन है, मिनिमाइज़ की z इज़ इक्वल टू 2x1 + 3x2 10 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 20 10 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था कि लेस देन का साइन होता है तो हम सिलेक्ट वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, ग्रेटर देन का होता है तो -s2 के साथ +s1 ऐड किया मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल, और इक्वल टू होता है तो जस्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नाउ वी इंट्रोड्यूस न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हम न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि सम होगा आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का। यहाँ पर हमने कितना आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ किए हैं, 1 and 2, a1 a2। फॉर एग्जांपल अगर हम a3 भी यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कंस्टेंट गिवन होता तो हम यहाँ पर a3 भी लिखते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट भी इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं कि a1 हमने लेफ़्ट साइड पे रहने दिया और सारी वैल्यूज़ राइट साइड पे ले गए तो हमें a1 की वैल्यू मिल गई, इसी तरह a2 की मिल गई, और हमने वो वैल्यूज़ न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, अब मैंने बॉक्स में इसको इसलिए बंद किया है कि हमें कन्फ्यूजन ना हो, वैसे ही क्वेश्चन में हमें करना नहीं है। न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा और जिस कंस्टेंट्स में हमने सिलेक्ट, सरप्लस, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड किए थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए। These values put in table here S1, A1 and A2 are basic variables। S1, A1, A2 क्यों है, S2 क्यों नहीं है, क्योंकि S2 के साथ -1 है इसका कोएफिशिएंट। तो बेसिक वेरिएबल्स को हम जिसके साथ -1 हो उसे हम नहीं लेते। उसके बाद ये वैल्यूज़ जो है वो हम टेबल के अंदर पुट करेंगे और वही हम सिंपलेक्स मेथड को यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मोस्ट पॉजिटिव नंबर देखेंगे, फिर स्मॉलेस्ट रेशो देखेंगे, फिर उसके बाद हम इंटरिंग वेरिएबल, लीविंग वेरिएबल करके सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद मैं सिंपलेक्स मेथड पर जोर नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो मैं पिछली वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मेरा मकसद है यहाँ पर टू फेज़ मेथड की टेक्निक्स को बताना। अब यहाँ पर जब हमने सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद x2 x1 हमें मिल गया। उसके बाद यहाँ पर जो सॉल्यूशन आ रहा है यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है, मतलब कि जो हमें सॉल्यूशन मिला वो z' क्या मिला, हमें ज़ीरो मिला है। तो जब हमें ज़ीरो मिलता है तो हम टू फेज़ मेथड की तरफ जाते हैं, मीन्स कि हमारा ये अभी वन फेज़ कंप्लीट हुआ है। अगर सॉल्यूशन यहाँ पर हमें मतलब ये वेरिएबल्स मिलने के बाद सॉल्यूशन यहाँ पर ज़ीरो नहीं होता, कोई कांस्टेंट नंबर होता तो हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, आगे नहीं करते, लेकिन हमें ज़ीरो मिल रहा है तो हम आगे जाएंगे। Here z' इज़ इक्वल टू 0 इन फर्स्ट फेज़, सो वी मूव टू फेज़। अब हमें टू फेज़ में क्या करना होता है,
टू फेज़ में हमने जो टेबल बनाया है, जहाँ पर स्टॉप किया है, वहाँ से हम नई कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं, ठीक है। मीन्स के यहाँ पर टेबल है, टेबल पे 0, x1 की वैल्यू 0, कोएफिशिएंट x2 का कोएफिशिएंट 1, ये जो दोनों हैं यहाँ से हम बनाएंगे, और a1 और a2 हम क्या कर देंगे, स्किप, क्योंकि इसकी जगह हम ये ले आए हैं तो इसे नहीं करेंगे हम, ठीक है। x1 x2 s1 s2 इनके कोएफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर बनाई, न्यू इक्वेशन बनाई, 0x1 x2 0s1, 0 लिखते नहीं हैं लेकिन मैंने इसलिए लिखा है कि हमें समझ आ जाए। यहाँ से हमने x2 की वैल्यू निकाली, x1 की वैल्यू निकाली, ठीक है, ये हमने टेबल में से निकाली हैं। अब हम इसको किस में पुट करेंगे, ये क्वेश्चन है। ये हम इससे हम वहाँ पुट करेंगे जो हमें एक्चुअल z गिवन था, z इज़ इक्वल टू 2x1 + 3x2 जो हमें गिवन था, वहाँ पर हम x1 और x2 की जगह ये जो वैल्यूज़ हमने टेबल से निकाली हैं ये पुट करके न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे, और ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा इसको हम पुट करेंगे न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये कंस्ट्रेंट्स और दिस वन कंस्ट्रेंट, ठीक है। इसे हम एक टेबल में पुट करेंगे जैसे कि हम करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिल गई, आगे हमें कोई प्रोसेस नहीं करना, हमें a1 a2 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि हम उनकी जगह वेरिएबल्स लेके आ चुके हैं, हमारा काम हो चुका है, तो हम उन्हें नहीं लिखेंगे टू फेस में। x1 x2 s1 s2। अब आप लोगों का ये सवाल हो सकता है कि s1 कहाँ से लिखेंगे, तो s1 हम वहीं लिखेंगे जो हमारे पास टेबल में मौजूद है। s1 हमने वही लिखा, x1 x2 की जो हमने बनाई थी वो लिखी, उसके बाद हमने z की जो न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया था वो लिखा, उसके बाद हमें सॉल्यूशन मिल चुका है। The optimal solution is z is equal to 25, x1 is equal to 5, x2 is equal to 5, s1 is equal to 1/4। हमें सॉल्यूशन मिल गया, ये था टू फेज़ मेथड।